हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। इस वीडियो के अंदर हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये 25 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स 2021 के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर से सुने। यूँ तो ये वीडियो हमारे डीपीपी प्रोग्राम, डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम का एक हिस्सा है, बट ये आपके प्रीलिम्स 2021 के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और आप इसको ज़रूर से देखें। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो के रिलेटेड जो भी पीडीएफ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके इन वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये 25 क्वेश्चंस इस वे में हैं कि आप इनको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले सारे क्वेश्चंस के सेट हैं, फिर आंसर्स के सेट हैं, जो कि डीपीपी प्रोग्राम में हमारे यूजुअली चलते भी हैं, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनिए और ऐसे ही डिस्कशंस हम अपने डीपीपी प्रोग्राम में भी करते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है कि ये पूरा आपको कोर्स ही ज्वाइन करना है, तो आप चाहें तो आप डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम या फिर dpp.onlyias.in पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारे बैचेस दिख जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल बलवंत राय मेहता कमेटी से रिलेटेड है। यहाँ पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इस कमेटी को बनाने का प्राइमरी पर्पस ये था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैसे काम कर रही हैं और कितना बढ़िया वो डेवलपमेंट कर पा रही हैं, एज वेल एज नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज के वर्किंग को भी एग्जामिन करना इस कमेटी का काम था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से एक 3 टियर सिस्टम बनने की ज़रूरत थी, जिसमें कि पंचायती राज सिस्टम में ग्राम पंचायत सबसे नीचे रहेगा, इससे ऊपर पंचायत समिति रहेगी और सबसे ऊपर ज़िला परिषद रहेगा। इसमें भी पंचायत समिति को एग्जीक्यूटिव बॉडी रखने का रिकमेंडेशन दिया गया था, वेराज एडवाइजरी या सुपरवाइजरी बॉडी बनती ये ज़िला परिषद। सो ज़िला परिषद शुड बी द एडवाइजरी बॉडी, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, बट ग्राम पंचायत शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये इनकरेक्ट है। इट शुड बी पंचायत समिति। थर्ड एंड फाइनल स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि एनडीसी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसने इसके रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया था एंड ट्रैम्पल्ड ऑन अ सिंगल पैटर्न टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री। ये बात इनकरेक्ट है, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो कि प्लानिंग कमीशन की एक रिकमेंडेटरी बॉडी थी, इसने हर एक स्टेट को फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी थी कि आप इसे अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कीजिएगा एंड नॉट फोकसिंग ऑन ए सिंगल पैटर्न, सो दैट कि यूनिफॉर्मिटी आ सके कंट्री में। यूनिफॉर्मिटी की कोई बात नहीं की गई थी अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेंस ऑफ एनडीसी। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ पहला होगा, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए, दैट इज़ 1 ओनली हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, जिसमें कि यहाँ कमिटीज़ के नाम मेंशन्ड हैं और इनके रिकमेंडेशंस यहाँ मेंशन्ड है लिस्ट 2 में। हमें इस लिस्ट को मैच कराना है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ इन रेफरेंस टू पंचायत्स इन इंडिया। हमारा पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ज़िला परिषद जो है वो नोटिफिकेशन इशू कर सकती है अगर किसी लोकल एरिया को पंचायत सर्कल डिक्लेयर करना है तो। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहता है एंड नॉट इन द हैंड्स ऑफ ज़िला परिषद। हमारा सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है दैट स्टेट गवर्नमेंट कैन चेंज द नेम ऑफ अ पंचायत सर्कल इवन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द सर्कल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट किसी लोकल एरिया को पंचायत सर्कल डिक्लेयर कर सकती है, किसी का नाम खुद से भी बदल सकती है, या फिर अगर वहाँ के लोग आकर के रिक्वेस्ट करते हैं सर्कल का रीनेमिंग करने का, तो भी स्टेट गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। इसलिए हमारे क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट्स दूसरा वाला ही होगा सिर्फ, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, दैट इज़ 2 ओनली हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, जो कि हमें आइडेंटिफाई करना है गलत स्टेटमेंट्स अबाउट पंचायत समिति। पहला स्टेटमेंट यहाँ बोल रहा है कि राइट टू वोट इन केस ऑफ पंचायत समिति किनके किनके हाथों में होता है। जितने भी डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो सारे पंचायत समिति के मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं
और उनके पास राइट टू वोट होता है किसी भी और मैटर के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर वो ऑलरेडी डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं तो उनके पास वोटिंग राइट्स रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर, और वो लोग मीटिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे। हमारा सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसके मेंबर्स जो एमएलए हैं वो भी डेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सारे ही एमएलएज जो इनके डेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होती है, एक्सेप्ट किन किन मैटर्स में नहीं होता है वोटिंग राइट्स, एक्सेप्ट इन इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ प्रधान एंड उप प्रधान। अब हमारा थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है दैट चेयरपर्सन ऑफ ऑल पंचायत्स फॉलिंग विद इन पंचायत समिति आर ऑल्सो इट्स मेंबर्स एंड कैन वोट इन इलेक्शन ऑफ प्रधान एंड उप प्रधान। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑल्दो जितने भी पंचायत के चेयरपर्सन्स हैं वो उस पंचायत समिति में पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी उसके मेंबर्स होंगे, लेकिन वो लोग प्रधान और उप प्रधान के इलेक्शंस में वोट नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमारे क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स 2 और 3 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी दैट इज़ 2 और 3 ओनली हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ कुछ कमिटीज़ के नाम मेंशन हैं विद रिस्पेक्ट टू पंचायती राज सिस्टम। हमें आइडेंटिफाई करना है कि उस कमिटी का क्या क्या रिकमेंडेशंस था। ये वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, हम लोग इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ 1996 से रिलेटेड है। पेसा एक्ट वैसे वैसे एरियाज़ में 3 टियर लोकल गवर्नेंस बनाने की कोशिश कर रहा है जिस एरिया में हम लोगों ने शेड्यूल्ड एरियाज़ जिन एरियाज़ को डिक्लेयर कर रखा है। तो बेसिकली लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जा सकता है अगर हम लोग शेड्यूल्ड एरियाज़ में भी पंचायती राज सिस्टम को लाने की कोशिश करें। ऑल्दो ये ज़रूरी नहीं है कि सब जगह 3 टियर सिस्टम ही बने, पॉपुलेशन के बेसिस पर कहीं 2 टियर भी बन सकता है। तो हमारा यहाँ पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि पेसा एक्ट का ये ऑब्जेक्टिव है कि विलेज गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा सके, जिसमें पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो कि लोग आ करके अपने राइट्स को एक्सरसाइज करें और वोट दें फॉर और अगेंस्ट एनी मोशन। इसके अलावा पेसा का ये भी इंटेंशन है टू मेक ग्राम सभा एज अ न्यूक्लियस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि पेसा एक्ट के तहत जो भी कंट्रोल होगा ओवर इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनरीज वो ग्राम पंचायत के हाथ में रहे। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये पावर ग्राम सभा के हाथ में रहे, ऐसा पेसा एक्ट कहता है। हमें याद है कि ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल अडल्ट मेंबर्स जिनके पास मिनिमम क्राइटेरिया सिर्फ इतना ही सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है कि दे आर वोटिंग एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज। तो अगर वो अडल्ट मेंबर्स सारे मिल जाते हैं एक गांव के तो वो बनाते हैं ग्राम सभा और उन्हें पावर रहेगा टू हैव कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनरीज। ये पेसा एक्ट का इंटेंशन है। हमारा थर्ड एंड फाइनल स्टेटमेंट बोल रहा है कि सिर्फ ग्राम सभा will be responsible for identification of beneficiaries under poverty alleviation program। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑल्दो यहाँ पे ओनली टर्म देके कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन ग्राम सभा फाइनल अथॉरिटी होती है कि अगर हमें पॉवर्टी एलिविएशन सरकार को चलाने हैं तो बेनिफिशियरीज इसके कौन कौन होंगे ये आइडेंटिफाई करना ग्राम सभा का काम है। इसलिए हमारे क्वेश्चन में करेक्ट आंसर 1 और 3 ओनली हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन सी। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ इन रेफरेंस टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमारा पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये डायरकी की स्कीम जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी और डायरकी चलता था जिसमें ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स होते थे, तो उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रखा गया था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑल्दो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट,
कुछ सब्जेक्ट्स होते थे जो रिजर्व्ड होते थे, कुछ होते थे जो ट्रांसफर्ड होते थे। रिजर्व सब्जेक्ट्स बेसिकली ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अपने हाथों में रहता था और नॉन ऑफिशियल्स के हाथ में ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स रहता था। तो जो भी फाइनेंस या पावर्स से रिलेटेड या बिल्स लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड होते थे वो रिजर्व सब्जेक्ट्स में जाते थे, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह जैसी चीज़ें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में आती थी। तो ये बात करेक्ट है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का पार्ट था, बट नॉट एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, रादर एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। हमारा यहाँ सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट अंडर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्कीम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑब्वियसली, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट्स के सब यूनिट को एडमिनिस्टर कर रहा है तो वो भी एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट ही होगा। हमारा थर्ड एंड फाइनल स्टेटमेंट बोल रहा है कि लॉर्ड्स रिपन्स रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन उन्हीं के रेजीम में आया था फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल गवर्नेंस इन द ईयर 1882, लेकिन रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन जो था ये लॉर्ड कर्जन के आसपास के रेजीम में आया था अंडर सर हॉबहाउस। इसलिए हमारे क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ सेकंड होगा, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी दैट इज़ 2 ओनली हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ इन रेफरेंस टू वार्ड कमिटीज़। जब हम लोग स्टेट्स का छोटा डिवीज़न करते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल डिवीज़न होता है, फिर एक सब डिस्ट्रिक्ट लेवल डिवीज़न होता है। सब डिस्ट्रिक्ट लेवल डिवीज़न का भी छोटा और टुकड़ा अगर करें तो वो अर्बन एरियाज़ में वार्ड कमेटी के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन को, जिसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि टेरिटोरियल ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 5 लाख कैन कंस्टिट्यूट अ वार्ड कमेटी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर किसी म्यूनिसिपैलिटी का टोटल पॉपुलेशन 3 लाख या उससे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वार्ड कमेटी बनाई जाएंगी। तो इसका मतलब 5 लाख के लिए भी वार्ड कमेटी बनाई जाएंगी। हमारा सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि द चेयरमैन जो होते हैं वार्ड कमेटी के, उन्हें किसी भी मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी से डिबार कर दिया जाता है। इसका मतलब वो म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर नहीं होते हैं इफ़ ही इज़ चेयरमैन ऑफ द वार्ड कमेटी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सारे ही चेयरपर्सन जो कमिटीज़ के होते हैं अदर दैन वार्ड कमेटी वो मेंबर हो सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी के। इसलिए हमारे क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो इन दोनों में से एक भी नहीं होगा, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी दैट इज़ नीदर 1 नॉर 2 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है। यहाँ हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट्स बोल रहा है कि यूनियन टेरिटरी की ऑरिजिन हुई थी फ्रॉम शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स कंस्टिट्यूटेड इन 1874। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज वॉज नॉट इन द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है और इसे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था। थर्ड एंड फाइनल स्टेटमेंट बोल रहा है कि दिल्ली एंड चंडीगढ़ आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड दिल्ली हैज़ इट्स ओन लेजिस्लेचर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ अ बिगर टर्म एज कंपेयर टू यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया में स्टेट्स आते हैं लेकिन यूनियन टेरिटरीज नहीं आते हैं। टेरिटरी में स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज भी आते हैं। सो अगर लिखता है दिल्ली एंड चंडीगढ़ आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसलिए हमारे क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स एक भी नहीं होंगे, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी दैट इज नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ इन रेफरेंस टू ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। हमारा पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है और ये सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट हैं इंडिया में। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जब भी आप टर्म डेसिडियस देखते हो तो इसका ये ध्यान रखना मीनिंग होता है कि इसके पत्ते अपने लीव्स या ये पेड़ अपने लीव्स को शेड करेंगे, ये पत्ते छोड़ देगी ये पेड़
जब जब पानी की कमी हो जाएगी, तो अगर हम लोग मॉइस्ट और ड्राई दोनों तरीके के डेसिडियस फॉरेस्ट का कंबाइंड ग्रुप देखेंगे तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है इंडिया का, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है। और इसे मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि मॉनसून जिस भी क्लाइमेट में होता है वो क्लाइमेट में यूनिफॉर्म रेनफॉल नहीं होती है। एक पीरियड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाकी साल भर रिलेटिवली ड्राई रहता है। तो क्यों जब तक मॉनसून के बारिश का असर रहेगा तब तक वो पेड़ में पत्ते लगे रहेंगे। जैसे ही मौसम काफ़ी ड्राई होने लगेगा, जैसे ठंडी के मौसम में, तो फिर पत्ते भी झड़ने लगते हैं। हमारा सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है ये एंडेमिक है टू द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, बट दे आर नॉट एंडेमिक टू द रीजन। जब आप किसी चीज़ को एंडेमिक बोलते हो तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ वही पाया जाता है। लेकिन इंडिया में मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और भी काफ़ी सारे जगहों में पाए जाते हैं, जैसे उड़ीसा वगैरह का रीजन हो जाता है, या फिर हिमालयन फुटहिल्स जो शिवालिक से ठीक नीचे वाला रीजन्स रहता है, वो सारे जगहों पर भी मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट रहते हैं। थर्ड एंड फाइनल स्टेटमेंट बोल रहा है कि तेंदू एंड अमलतास आर एग्जाम्पल्स ऑफ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दे आर नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ मॉइस्ट डेसिडुअस। इसलिए हमारे क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स सिर्फ एक ही होगा, दैट इज सेकेंड स्टेटमेंट। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी निकल जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉइल प्रोफाइल। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि सॉइल प्रोफाइल के बारे में इनमें से कौन सी बातें गलत है। सॉइल प्रोफाइल को अगर हमें समझना हो तो उसका वर्टिकल क्लासिफिकेशन में आता है ओ होराइजन, फॉलोड बाय ए, देन ई, देन बी, देन सी और लास्टली आर। जो हम लोग ओ बोलते हैं, ये ओ होराइजन बेसिकली स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक मैटर। सो ओ होराइजन इज नोन एज अ ह्यूमस लेयर एंड कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अलॉन्ग विद अदर डिकम्पोज्ड मैटर। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। हमारा अगला सवाल बोल रहा है कि सॉइल प्रोफाइल से रिलेटेड इनमें से कौन सी बातें गलत हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ओ होराइजन इज नोन एज ह्यूमस लेयर एंड कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अलॉन्ग विद अदर डिकम्पोज्ड मैटर। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर सॉइल प्रोफाइल की बात की जाए तो वर्टिकली सॉइल को ऐसे डिवाइड किया जा सकता है ओ, ए, ई, बी, सी एंड लास्टली आर, जिसमें O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, लेकिन जब इस ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो जाता है तब वो ये काम A लेयर पर होता है, और इसीलिए A लेयर को ह्यूमस लेयर कहा जाता है जहाँ की डिकम्पोज्ड मैटर होते हैं। सो O लेयर इज नॉट नोन एज ह्यूमस लेयर, इट इज़ रादर द A लेयर जहाँ पे कि डिकम्पोज्ड मैटर होते हैं। O लेयर में अक्सर सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। हमारा सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ए होराइजन इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द टॉप सॉइल एंड सीड जर्मिनेशन टेक्स प्लेस इन दिस लेयर। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि हम लोगों ने देखा कि टॉप सॉइल ओ लेयर का होता है एंड नॉट ए लेयर का, और सीड जर्मिनेशन बिल्कुल ही ए लेयर पर होता है क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन ए लेयर में होता है, इसीलिए ए लेयर इज द सीड जर्मिनेटिंग लेयर। थर्ड एंड फाइनल स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है दैट सी होराइजन इज डिवॉइड ऑफ एनी ऑर्गेनिक मैटर इज मेड अप ऑफ ब्रोकन बेडरॉक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बेसिकली पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब मेजर रॉक का जो एविडेंस है कि ये बेसिकली कौन से रॉक से बना रहता है ये जोन, वो सी होराइजन को देख करके समझ में आ सकता है। इस लेयर तक कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं पहुंच पाता है, और इस लेयर का सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये रॉक, मेजर पेरेंट रॉक जो होगा उसके कॉम्पोजिशन को दर्शाएगा। इसलिए हमारे क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स 1 और 2 ओनली हो जाएंगे, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। हमारा अगला सवाल एल्यूवियल सॉइल से रिलेटेड है। एल्यूवियल सॉइल हमें पता है कि बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है,
जिसमें हम लोग न्यू एंड ओल्ड एलुवियम करके क्लासिफिकेशन करते हैं। ये एक बहुत ही फाइन ग्रेन्ड टेक्सचर का सॉइल होता है जो कि क्ले का कंटेंट ज़्यादा होल्ड करता है और इसीलिए पानी ज़्यादा पकड़ पाता है। क्योंकि पानी लंबे देर के लिए पकड़ पाता है, इसलिए ये पूरा रीजन बहुत फर्टाइल कहलाता है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में, जिसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एल्यूवियल सॉइल्स वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले एंड आर रिच इन पोटैश बट पुअर इन फॉस्फोरस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो नए नए एल्यूवियल सॉइल्स आए रहते हैं उनका टेक्सचर थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए वो लोग लोमी टेक्सचर के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इस सॉइल का वेदरिंग होता रहता है वो क्लेई टेक्सचर में बदलते रहते हैं। तो सैंडी लोम टू क्ले ये इसका ओवरऑल कॉम्पोजिशन रहता है इन टर्म्स ऑफ साइज। एडिशनली इनके पास पोटैश का कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन ये लोग फॉस्फोरस में ही नहीं नाइट्रोजन में भी लैकिंग होते हैं, मतलब इसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की कमी होती है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि जो पेरेंट मटेरियल होता है इन सॉइल्स का इज ऑफ ट्रांसपोर्टेड ऑरिजिन। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। इनको बेसिकली रिवर्स लेकर के आती है, तो इसलिए ये रिवर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होते हैं। हमारा थर्ड एंड फाइनल स्टेटमेंट बोल रहा है कि alluvial soils are constantly replenished by the recurring floods and intensely cultivated। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप गंगा बेल्ट के रीजन को देखिएगा तो उसके ठीक ऊपर नीचे कुछ लैटिट्यूड्स तक ये पूरा न्यू एल्यूवियम का जोन होता है जो हर साल रिप्लेनिश होता है बिकॉज ऑफ द फ्लड्स इन दीज एरिया। लेकिन इससे थोड़ी दूर जाने पर आपको ओल्ड एल्यूवियम ज़्यादा दिखाई देगा जो कि रिकरेंट फ्लड से रिप्लेनिश नहीं हो पाता है। सो ओवरऑल हम लोग ये कहते हैं कि एल्यूवियल सॉइल हर साल रिप्लेनिश होता है और इसलिए बहुत इंटेंसली कल्टिवेट किया जा सकता है। तो हमारे क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स एक भी नहीं होंगे, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज नन ऑफ द अबव। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि सॉइल्स फाउंड इन इंडिया से रिलेटेड है। हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि फॉरेस्ट सॉइल्स आर सिल्टी ऑन वैलीज एंड कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फॉरेस्ट सॉइल में अगर अपर स्लोप की बात की जाए तो ऑब्वियसली इनका वेदरिंग नहीं हुआ रहता है, इसलिए ये लोग थोड़ा कोर्स ग्रेन के होते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन जैसे जैसे इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है नीचे तो साथ ही साथ इनका वेदरिंग भी होता है, इरोजन भी होता है और इस इरोजन के दौरान उनका साइज घटते चला जाता है टू बिकम सिल्टी। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि सलाइन सॉइल्स अकर इन सेमी एरिड रीजन एंड लैक्स इन नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि सलाइन सॉइल में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज सोडियम, में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज सोडियम, द अदर वन इज मैग्नीशियम एंड लास्टली इज पोटेशियम। इन तीनों के सॉल्ट्स सलाइन सॉइल में पाए जाते हैं, ऑल्दो इट लैक्स नाइट्रोजन एज वेल एज कैल्शियम। इसलिए हमारा सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी दैट इज 2 ओनली हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट को वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में ज़्यादा देखा जाता है जिनका एनुअल प्रेसिपिटेशन 180 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है और 22 डिग्री से ज़्यादा इनका एवरेज एनुअल टेम्परेचर रहता है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने पर ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में कैटेगराइज किए जा सकते हैं। अगर 180 टू 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है एनुअल प्रेसिपिटेशन
तो इन्हें मॉइस्ट डेसिडियस की कैटेगरी में डाला जाएगा। रादर मॉइस्ट डेसिडियस का कैटेगरी 150 to 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल होता है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं दे आर फाउंड इन लेस रेनी पार्ट्स ऑफ द रीजन एंड हैव अ मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड ड्राई डेसिडियस। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि सेमी एवरग्रीन में एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस का कॉम्पोजिशन होगा। अगर हम लोग पानी के टर्म से बात किए जाए, मतलब सबसे ज़्यादा पानी में कौन से पेड़ के फॉरेस्ट पाए जाते हैं और कम पानी में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो मोर देन 200 सेंटीमीटर के लिए एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं। 200 to 180 के रेंज में सेमी एवरग्रीन पाए जाते हैं। 150 to 200 के रेंज में मॉइस्ट डेसिडियस पाए जाते हैं। 100 to 150 के रेंज में ड्राई डेसिडियस पाए जाते हैं, और फिर ये इससे घटते घटते थॉर्नी और फिर सलाइन एरिड रीजन हो जाता है। तो अगर सेमी एवरग्रीन की बात की जा रही है तो वो इन दोनों का मिक्सचर हो सकता है एंड नॉट इसका, इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड एंड फाइनल स्टेटमेंट बोल रहा है दैट दे हैव अ डेफिनेट टाइम फॉर फ्लावरिंग एंड आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑल्दो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इनका कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता है फ्लावरिंग का, क्योंकि इनके पास पानी का अबंडेंस होता है, तो ये फ्लावर क्योंकि इनके पास पानी का अबंडेंस होता है तो ये कभी भी फ्लावर कर सकते हैं। एडिशनली दे आर ऑल्सो नॉट एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। स्टेट्स सच एज आसाम वगैरह में भी और कुछ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसलिए हमारे क्वेश्चन में ये तीनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट होंगे, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, which is in reference to tropical thorn forest in India। यहाँ हमारा पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि tropical thorn forest occur in areas which receive rainfall between 50 to 80 सेंटीमीटर। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि 50 सेंटीमीटर से कम की बारिश होनी चाहिए, तब tropical thorn forest होगा। हमारा सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि plants remain leafless most of the year and important species इंक्लूड नीम एंड खेजरी। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हमारे क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ सेकंड होगा, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, विच इज़ इन रेफरेंस टू ब्लैक सॉइल्स इन इंडिया। ब्लैक सॉइल बेसिकली इग्नियस रॉक्स से बनते हैं और इनमें कुछ खास बातों में सेल्फ एरेशन की एक प्रॉपर्टी होती है। मतलब जब ये मिट्टी पानी अब्जॉर्ब कर लेता है तो फूल जाता है और ज़मीन कवर्ड हो जाती है, लेकिन यही मिट्टी जब पानी रिलीज़ कर जाता है तो सिकुड़ जाता है और ज़मीन फटी फटी सी लगती है। सो विद रेफरेंस टू ब्लैक सॉइल इनमें से कौन सी बातें करेक्ट है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये एक इन सीटू सॉइल है इंडिया में, विच इज़ फाउंड इन एरियाज वेयर देयर इज़ मॉडरेट रेनफॉल एंड अंडरलाइंग बसाल्टिक रॉक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब हम इस किसी सॉइल को इन सीटू सॉइल कहते हैं, इसका मतलब वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल नहीं है, अनलाइक एल्यूवियम। एल्यूवियम इज़ अ ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ये वाला जो सॉइल है इसका पेरेंट रॉक भी यहीं पे था और ये सॉइल भी यहीं पर है। और इग्नियस रॉक्स हमें पता है कि बसाल्टिक होते हैं, सो दे हैव एन अंडरलाइंग बसाल्टिक रॉक। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है दैट दे डेवलप वाइड क्रैक्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन बट आर रेजिस्टेंट टू विंड एंड वाटर इरोजन। ये भी बात बिल्कुल एक करेक्ट है, हम लोगों ने देखा। थर्ड एंड फाइनल स्टेटमेंट बोल रहा है कि ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना whereas it is deficient in phosphorus and organic matter। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हमारे क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट्स ये तीनों ही हो जाएंगे, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, विच इज़ इन रेफरेंस टू सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी बातें गलत हैं।
पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि लैटेराइटिक सॉइल्स आर फाउंड वैसे एरियाज में जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है और काफ़ी बारिश भी होती है एंड आर रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लैटेराइटिक सॉइल का नाम ही पड़ा है लैटर से। लैटर का मतलब होता है ब्रिक। तो ये सॉइल्स अक्सर ब्रिक बनाने के काम आते हैं और ये इंटेंस लीचिंग की वजह से होते हैं। लीचिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे कि बहुत हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल की वजह से वहाँ का टॉप सॉइल इरोड हो जाता है या खराब हो जाता है और उसका एल्यूमिनियम और आयरन कंटेंट निकल कर के ऊपर चला आता है, वेराज सिलिका का कंटेंट नीचे चला जाता है। हमारा सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है that the main parent rock of red soil are crystalline and metamorphic rocks और ये रिच होते हैं पोटेशियम में। इसका मतलब रेड सॉइल बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स से जो बेसिकली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं और इनमें पोटेशियम का कंटेंट हाई होता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड एंड फाइनल स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि पीटी मार्शी सॉइल आर हाईली एसिडिक एंड आर रिच इन पोटैश एंड फॉस्फेट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि पीटी मार्शी सॉइल वैसी जगहों पर आते हैं जो कि तराई रीजन में, इंडिया के तराई रीजन में पाए जाते हैं। इसका मतलब जब रिवर भाबर रीजन में डिसअपियर हो जाती है तो उसका रीअपियरेंस होता है तराई में, तो यहाँ पानी थोड़ा ज़्यादा ज़मीन के पास काई जैसे बना देता है। मतलब ये एरिया हमेशा मार्शी रहेगा, कीचड़ कीचड़ जैसा रहता है। और अगर कंटेंट की बात की जाए तो इनके पास पोटैश एज वेल एज फॉस्फेट दोनों की कमी होती है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर बहुत होता है एज वेल एज दे आर हाईली एसिडिक। इसलिए हमारे क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट से थर्ड होगा, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल इज विद रेस्पेक्ट टू सॉइल्स इन इंडिया। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सॉइल्स जो ग्रेट नदर्न प्लेन्स में हैं दे आर मच ओल्डर देन द सॉइल्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर हम लोग फिजिकल फीचर की भी बात करें तो इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल फिजिकल फीचर जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू है, तो इसके सॉइल्स भी रिलेटिवली ज़्यादा पुराने हैं। और अगर नदर्न प्लेन्स की बात की जाए तो ये सबसे नए फीचर्स हैं, तो इनके सॉइल भी सबसे ज़्यादा नए हैं। सो सॉइल्स ऑफ नदर्न प्लेन आर मच न्यू एज कंपेयर्ड टू सॉइल्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। हमारा सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्लेन्स एंड वैलीज हैव थिक लेयर ऑफ सॉइल व्हाइल हिली एरियाज एंड प्लेटूज एरिया डिपिक्ट थिन सॉइल कवर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। प्लेन्स एंड वैलीज में कंटिन्यूस डिपोजिशन होता रहता है सॉइल का, इसलिए इनके पास थिक लेयर ऑफ सॉइल होता है। वेराज हिली एंड प्लेटू एरिया से कंटिन्यूसली सॉइल इरोड होता रहता है, सो दे डिपिक्ट थिन सॉइल कवर। तो हमारे क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट सेकेंड ही सिर्फ होगा, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज 2 ओनली। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, विच इज इन रेफरेंस टू जियोलॉजिकल डिविजन ऑफ एल्यूवियल सॉइल्स। यहाँ पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि खादर सॉइल रिप्रेजेंट्स न्यू एल्यूवियम whereas भांगर represents older system of alluvium। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि the sand content of खादर and भांगर decreases from east to west। मतलब जैसे जैसे हम लोग ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो इसका सैंड कंटेंट मतलब जो कोर्सनेस होता है वो घटते जाता है, मतलब ये फाइन होते जाता है टुवर्ड्स वेस्ट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि नदियाँ तो वेस्ट से ईस्ट ही आ रही हैं, तो जैसे जैसे नदियाँ डिपॉजिट करते जाएंगी क्वालिटी ऑफ एल्यूवियम वैसे वैसे फाइन होता जाएगा। सो सैंड कंटेंट जो है वो घटते जाता है एज वी मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉट उल्टा। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। थर्ड एंड फाइनल स्टेटमेंट बोल रहा है कि भाबर रीजन लाइज टू द नॉर्थ ऑफ तराई रीजन एंड आर नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भाबर रीजन में मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर होते हैं जैसे बोल्डर्स, जिनकी वजह से ये जोन फर्टाइल नहीं रह पाता है। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट्स 1 and 3 ओनली हो जाएंगे।
तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, विच इज़ इन रेफरेंस टू इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। यहाँ पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि मंदिर का जो प्रांगण होता था वो रिलेटिवली ज़्यादा स्पेशियस होता था, लेकिन जो प्रेयर चैम्बर्स होते थे मॉस्क के वो रिलेटिवली छोटे होते थे। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अभी भी अगर आप इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को देखिएगा तो उसमें प्रेयर चैम्बर्स जो मस्जिद के होते थे वो काफ़ी विविड और बड़े और स्पेशियस, वेंटिलेटेड, एयरी और लाइटेड होते थे, लेकिन रिलेटिवली मंदिरों के जो प्रांगण होते थे वो थोड़े छोटे होते थे। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है द टेम्पल वॉज लिट एंड ओपन वेर एज मॉस्क वॉज डार्क एंड क्लोज्ड। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है और ये भी बिल्कुल उल्टा है। मॉस्क हम लोगों ने देखा कि एराबेस्क्यू टेक्निक से काफ़ी ज़्यादा वेंटिलेटेड और लाइटेड रहते थे एज कम्पेयर टू टेम्पल्स, जो कि कंप्लीट वॉल्स के बने होते थे। इसलिए हमारे क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट्स इन दोनों में एक भी नहीं होंगे, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी दैट इज़ नीदर 1 नॉर 2 हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, which is in reference to decorative form of Islamic architecture in India। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि these forms included designing on plaster, प्लास्टर पर डिज़ाइन किया जाता था incisions से या स्टको से, and were necessarily covered with colors। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि डेकोरेटिव फॉर्म ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर में ज़रूरी नहीं था कि इनको कलर किया जाता था। ऐसी भी इमारतें हैं जिसमें कि कलर का यूज़ हुआ है, ऐसे भी हैं जिसमें कलर का यूज़ नहीं हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि बोथ टेसेलेशन या पित्रादूरा टेक्निक वर मेड यूज ऑफ फॉर सरफेस डेकोरेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। टेसेलेशन पित्रादूरा टेक्निक का ही एक अलग फॉर्म होता है जिसमें फिक्स जियोमेट्रिक शेप्स का यूज़ किया जाता है फॉर सरफेस डेकोरेशन। थर्ड एंड फाइनल स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि जो सेंट्रल डोम था इट वॉज टॉप्ड विद एन इन्वर्टेड लोटस फ्लावर मोटिफ एंड अ मेटल और स्टोन पिनाकल। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2 and 3 बोथ हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज इन रेफरेंस टू नियो क्लासिकल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने हैं। यहाँ पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि नियो क्लासिकल स्टाइल के बारे में, इट्स एन इमिटेशन ऑफ क्लासिकल पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, कि पर्शियन स्टाइल का जो क्लासिकल फॉर्म था उसका इमिटेशन है, उसी की नकल है ये, एंड इज रिफ्लेक्टेड इन लेट 19th century स्ट्रक्चर्स इन ब्रिटिश इंडिया। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि बेसिकली न्यू क्लासिकल स्टाइल जो था वो इमिटेशन नहीं था पर्शियन स्टाइल का, रादर ग्रीको रोमन स्टाइल का इमिटेशन था। इसलिए इसमें क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस या क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखाई देते हैं एंड नॉट इस्लाम के इन्फ्लुएंस। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि न्यू क्लासिकल स्टाइल में या इट वॉज कैरेक्टराइज बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स फ्रंटेड विथ लॉफ्टी पिलर्स। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप न्यू क्लासिकल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को देखिएगा, जैसे कि चर्चेज हैं, चाहे गोवा के हों चाहे बॉम्बे के हों, तो इसके दीवार काफ़ी लंबे होते थे, सो दे हैड वेरी लॉफ्टी पिलर्स, और सबसे ऊपर में ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर से इन दीवारों को कनेक्ट किया जाता था। सो हमारे क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ पहला ही होगा, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए दैट इज 1 ओनली हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, विच इज इन रेफरेंस टू इंडो गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी बातें उनमें गलत हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज विक्टोरियन आर्किटेक्चर, और इसमें इंडियन एंड रोमन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ऑल्दो ये विक्टोरियन आर्किटेक्चर तो है, लेकिन यहाँ इंडियन, पर्शियन एंड गॉथिक स्टाइल का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि इसके दीवार बहुत पतले होते थे एज कंपेयर टू इंडो इस्लामिक बिल्डिंग्स एंड यूज्ड रेड सैंडस्टोन एंड ब्रिक्स इन इट्स कंस्ट्रक्शन। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑल्दो गोथिक स्टाइल के आर्किटेक्चर या इंडो गोथिक स्टाइल के आर्किटेक्चर के दीवार पतले होते थे, लेकिन रेड सैंडस्टोन के अलावा कोर्स लाइमस्टोन यूज़ करते थे, जबकि आइबेरियन स्टाइल में ब्रिक्स का यूज़ होता था। ब्रिक्स का यूज़ इंडो गोथिक स्टाइल के आर्किटेक्चर में यूज़ नहीं होता था।
थर्ड एंड फाइनल स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्टील्स एंड पोर्ड कंक्रीट स्टार्टेड बीइंग यूज्ड, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स 1 and 2 ओनली होगा, दैट इज ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच इज इन रेफरेंस टू हुमायूंस टॉम्ब। हमारा अगला सवाल हुमायूंस टॉम्ब के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। हमारा अगला सवाल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि मीनार्स वर प्रेजेंट इन ट्रेबिएट एंड वेर सीन ऑन 4 साइड्स ऑफ द मॉस्क। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि ट्रेबिएट स्टाइल में मीनार्स नहीं देखे जाते थे, रादर आर्क्यूएट स्टाइल में मीनार्स प्रेजेंट होते थे। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि आर्क्यूएट स्टाइल आर्किटेक्चर वॉज फर्स्ट इमर्ज्ड ड्यूरिंग खिलजी रूल एंड मॉर्टर बिगैन टू बी यूज्ड एज अ सीमेंटिंग एजेंट, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। वेरएज थर्ड एंड फाइनल स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि बत्तर सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर सूरी डायनेस्टी, मतलब शेरशाह सूरी के टाइम में, एंड डबल डोम वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लोधी पीरियड। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि बत्तर सिस्टम जो था ये तुगलक के टाइम के में ही स्टार्ट हो गया था, ऑल्दो लोधी रूल में ही डबल डोम का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था। तो हमारे क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ सेकंड होगा, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी दैट इज 2 ओनली हो जाएगा।